हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये चल रहा था। आज डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, ये तो है, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। आप जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ करते हैं। प्लेन वेव है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इनकी इक्वेशन है वो होगी E = E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि B = B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इसलिए इसको ई वाई कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस इसलिए इसको बी जेड कह सकते हैं। ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ये है E सफिक्स y। यहाँ पर इसके अलोंग हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, और ये है B सफिक्स z, इसके अलोंग हो रहे हैं इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। अब हम लोग यहाँ पर एक पैरेलल पाइप कंसीडर कर लेते हैं। आप ये मानते हैं यहाँ पर, यहाँ किसी भी स्टैंड पर या आपने एक पैरेलल पाइप कंसीडर कर लिया, यहाँ पर इमेजिन कर लिया इसको, और आपने माना कि इस वक्त जो वेव फ्रंट है वो ये है। वेव फ्रंट के बारे में आपको शायद याद होगा, बताया गया था आप लोगों को वेव फ्रंट के बारे में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। वेव फ्रंट के बारे में कि वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ एक ऐसा प्लेन जिस पर मीडियम के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये वेव फ्रंट है। आपने माना कि वेव यहाँ तक पहुँची अभी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेक्टर E और B के जो वैल्यूज़ हैं इस तरफ 0 है, इससे आगे नहीं है। यहाँ तक वेव पहुँच चुकी है, इधर है, इधर नहीं है। जो ये आपने मान रखा है पैरेलल पाइप, इसको आप इसको मान लीजिए कि जो आपने मान रखा है पैरेलल पाइप, इसको मान लीजिए कि यह है A B C D E F G H। ये साइड है इसकी DX और ये साइड है इसकी, ये साइड है मान लीजिए DY, और जो ये साइड है ये मानिए है DZ। अगर हम बात करेंगे कि पहले हम एक एक करके बात करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की और फिर मैग्नेटिक फील्ड की। आप जानते हैं ट्रांसवर्स नेचर कब होता है? ट्रांसवर्स नेचर तब होता है किसी भी वेव का कि जब वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है, ये है, ये है, ये है,
ऐसे वाइब्रेशन होते हैं, अलोंग नहीं हो। अगर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के अलोंग हो रहे हैं ये, तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर ऐसे हो रहे हैं या ऐसे हो रहे हैं या ऐसे हो रहे हैं तो वो होती है ट्रांसवर्स वेव। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, तो है तो ट्रांसवर्स वेव। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये ट्रांसवर्स वेव है। इसको प्रूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, मान लीजिए कि EFGH पर ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो मैंने मान लिया है, ये मान लिया कि ये E-X है। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये तो मैग्नीट्यूड कितना होगा E-X, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मानता हूँ कि EX है। कितना मैग्नीट्यूड है EX, डायरेक्शन ये है। फिर और आप जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इसके इस डायरेक्शन में होगा, ये इसके होगा, ये इसके होगा, ये इसके होगा, सामने वाले के ऐसे होगा, पीछे वाले के ऐसे होगा। ये सब बातें आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिगर समझ में आ गया। अब हम लोग पहले यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये वेव चल रही है, इस वेव के अंदर ही मैंने ये पैरेलल पाइप कंसिडर कर लिया है, ओके। अब हम लोग पहले अप्लाई करते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। आप लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी वी हैव, क्या होगा, ये होगा कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S E.ds इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ ऑल द एनक्लोज चार्जेस। ये मैंने अप्लाई किया, ये आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब क्लोज सरफेस कौन सी है, यह है क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है S, जिसमें 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड बैक 6, ये है। आप ये बताइए कि अगर आपने इसको यहाँ पर मान लिया है, यहाँ कंसिडर किया हुआ है आप लोगों ने, तो कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है। अगर मान लीजिए कि जैसे लाइट आ रही है, अब मैं आपसे कहूँ भाई ये मैंने मान लिया एक वॉल्यूम, कितना चार्ज इसके अंदर है, तो चार्ज तो है नहीं। अगर चार्ज होता तो कोई दूसरे चार्ज से डिफ्लेक्शन हो जाया करता, अगर ठीक है ना, अगर कोई चार्ज होता तो कोई और चार्ज आप उसके पास लेके आते तो वो डिफ्लेक्ट होता। अगर मूविंग चार्ज होता तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उसका डिफ्लेक्शन हो जाया करता, लेकिन आप जानते हैं जो लाइट होती है वो डिफ्लेक्ट तो होती नहीं है, ना किसी मैग्नेट से ना किसी चार्ज से। इसलिए कोई भी चार्ज अगर आप किसी भी वॉल्यूम को यहाँ मान लेते हैं जहाँ पर चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहाँ पर कोई भी इनक्लोज चार्ज नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि ये चार्ज तो ज़ीरो है, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S E.ds इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब आप देखिए जो ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S है, इसको हर फेस के टर्म में आप स्प्लिट कर लेंगे। 6 फेसेस हैं, इनके टर्म में लिख लेंगे तो हो जाएगा। देखिए 6 फेसेस की टर्म में E.ds सबके लिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 0। कौन कौन से आमने सामने ले लिए, ABCD EFGH, फिर ये ले लीजिए ABFE,
फिर ले लीजिए DCGH, फिर ऊपर वाला हो गया, फिर ये हो गया AEHD, फिर बैक साइड वाला BFGC, ये हो गया। अब आप देखें कि जो लिखा है ABFE और DCGH, यहाँ पर ये वाइब्रेशन चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये तो चल रहे हैं। तो ये फ्लक्स यहाँ गया, फिर एंटर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो जो फ्लक्स यहाँ से, फिर वही फ्लक्स यहाँ से, ठीक है ना, जो जा रहा है वापस लौट रहा है, फिर इससे जा रहा है, फिर वापस लौट रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस लौट रहा है। तो इनसे जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो गया? 0। किससे? इस वाले से और इस वाले से, ये मिलाकर कितना हो गया? 0। उसके बाद बाकी जो दो बचे, ये वाला और ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं ये, और ds कैसे है? इधर से इधर है, उसका बैक साइड में है। तो E डॉट ds कितना हो गया? E ds cos 90, इसलिए इसका 0, इसका 0। तो कौन कौन से टर्म बचे? खाली ये दो बचे। तो बचा आपके पास कि इंटीग्रेशन E डॉट ds फॉर फेज ABCD प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds फॉर फेज EFGH, ये 0। अब आप जानते हैं E डॉट ds, आप देखें यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे सरफेस पर कितना है? EX। तो EX होगा, ds का मतलब ये एरिया किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इस पर जो एरिया वेक्टर होगा तो इस डायरेक्शन में होगा ना, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा कितना? EX, और एरिया कितना है? ये है एरिया, देखिए ये है dz और ये है dy, तो dy इंटू dz इंटू cos 180 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है? इस वाले फेस पर E डैश x है, E डैश x, ये इसका एरिया वही dy इंटू dz और इंटू cos 0, एक ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इज इक्वल टू 0 cos 180 माइनस 1, तो EX माइनस ले ली, माइनस EX dy इंटू dz और प्लस ये E डैश x dy इंटू dz इज इक्वल टू 0, dy dz कॉमन लेकर हटा दीजिए, कॉमन लेकर हो जाएगा E डैश x माइनस EX इज इक्वल टू 0। ये निकल के आता है एक्सप्रेशन हमारे पास। अब इस अगर ये निकल के आया तो इसके दो मतलब हैं। अगर ये ऐसा निकल के आया तो इस बात के दो मतलब हैं। क्या मतलब है? एक मतलब तो ये हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि जो E डैश x है ये EX के इक्वल हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि E डैश x भी 0 हो और EX भी 0 हो। अब कौन सी बात सही हो सकती है इसमें से? आप देखिए कि अगर वेव है तो ये तो सच नहीं हो सकती। आप ये सोचिए कि अगर कोई भी वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ थी, उतनी यहाँ थी, उतनी यहाँ थी, उतनी यहाँ थी, तो ये वेव कहाँ हुई? फिर तो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई। अगर वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो वो वेव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अगर वेव है तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये तो हो नहीं सकती। और अगर ये पॉसिबिलिटी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हर प्लेस पर 0 है, तो ये बात सही है। क्योंकि अगर वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं ये या ये, तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? 0 होगा। तो जो ये बात है ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। इसका मतलब कैसा नेचर है इसका मतलब ट्रांसवर्स नेचर है। इट इम्प्लाइज द ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेक्टर ई। ये बात यहाँ से पता लगती है। ये एक तरह से एक स्टेप हुई हमारी, क्योंकि हमने बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर ऐसे ही हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सिमिलरली फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, अब आप ये अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जब आप ये अप्लाई करेंगे, क्या है वो लॉ? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होता ही है। याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, दोनों पोल्स साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर दोनों पोल्स साथ में एग्जिस्ट करेंगे तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से निकलेगा उतना साउथ से एंटर करेगा, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। जब आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे बी डॉट डी एस वाले में, यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर फिर से वही मानेंगे, ये बी एक्स मानेंगे, जो ये बी एक्स इसकी वैल्यू होगी और बी डैश एक्स इसकी वैल्यू होगी, और ऐसे सॉल्व करेंगे आप। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखिए मैं करके बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। आप यहाँ से लिखेंगे कि जो ये हमारे पास इंटीग्रेशन था क्लोज सरफेस के लिए, इसको आप 6 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेंगे। 1 बी डॉट डी एक्स बी डॉट डी एस प्लस 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 बी डॉट डी एस, ये सारे इंटीग्रेशन 6 लगा दिए, समेशन 0, वही वैल्यूज़ इन इंटीग्रेशन की ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी एफ ई डी सी जी एच, ए ई एच डी बी एफ जी सी, जो यहाँ पर थी वही वैल्यूज़ लिख दी मैंने। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी एफ ई डी सी जी एच, ए ई एच डी और बी एफ जी सी। ये अब मैंने मान लिया यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पर, ये है बी एक्स और यहाँ पर है बी डैश एक्स, ये मैंने मान लिया। एरिया वगैरह सब वही निकाल सकते हो आप लोग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 0 नहीं, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड पहले हम लोग बात करें ये इन वालों के लिए। किसके लिए बात करें? पहले हमने बात की है ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। देखिए वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं, ये तो हो रहे हैं, ये चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। ये तो वेक्टर बी और यहाँ पर डी एस किस तरफ है? परपेंडिकुलर। और ऐसे ही जो नीचे वाला है इसके लिए आप देखिए ये वाइब्रेशन हो रहे हैं और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसलिए बी डॉट डी एस कितना हो जाएगा यहाँ पर इस सरफेस के लिए? ये 0 हो जाएगा और इसके लिए भी 0 हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बैक साइड वाला फ्रंट साइड वाला यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं। तो जो फ्लक्स यहाँ से आएगा वो एंटर करेगा, वहाँ से जाएगा एंटर करेगा, वहाँ से जाएगा एंटर करेगा, तो मिलाकर जो फ्लक्स होगा कितना होगा? 0। कैंसिल आउट हो जाएगा टोटल फ्लक्स। तो केवल वही 2 बचेंगे शुरू वाले, जैसे यहाँ पर बचे थे बिल्कुल वैसे ही बचेंगे यहाँ पर भी। तो इट इम्प्लाइज दैट कि इंटीग्रेशन फॉर फेज ए बी सी डी बी डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ओवर फेज ई एफ जी एच ऑफ बी डॉट डी एस, ये 0 हो जाएगा।
फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बी एक्स इस डायरेक्शन में और वेक्टर डी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है बी एक्स, तो हो जाएगा बी एक्स डी वाई डी जेड, ये एरिया वेक्टर कॉस 180 और प्लस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी डैश एक्स एरिया डी वाई डी जेड और कॉस 0, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में, ये हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 180 की -1, तो बी एक्स डी वाई डी जेड इंटू -1 और प्लस बी डैश एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। डी वाई डी जेड कॉमन लीजिए तो बचेगा और हटा दीजिए, तो बी एक्स माइनस का और प्लस का बी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट बी डैश एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के हमारे पास आती है, और जब ये इक्वेशन निकल के हमारे पास आती है तो इस इक्वेशन के दो मतलब हैं, दो बातों में से कोई भी बात हो सकती है, तो ये या ये, या तो ये होगा कि बी डैश एक्स इज इक्वल टू बी एक्स होगा, या होगा कि बी डैश एक्स भी 0 और बी एक्स भी 0। मैंने बताया था कि अगर वेव है तो हर जगह पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो बी की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा सेम नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो वो वेव नहीं होगी, इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती है। लेकिन ये हो सकती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर वाइब्रेशन हो रहा है इस तरीके से, ये एक्स के परपेंडिकुलरली, तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन कितना होगा 0। अगर ऐसा है तो नेचर कैसी होगी इसकी, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसे हो रहे होंगे, अगर परपेंडिकुलर है केवल तभी कंपोनेंट 0 हो सकता है। इसलिए जो नेचर है ये बता रहा है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेक्टर बी। तो ये दोनों को मिला लेंगे, इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बात प्रूव हो जाया करती है। ये बात मैंने यहाँ से प्रूव कर दी है। नेक्स्ट आर्टिकल है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हमारे पास है इस फॉर्म में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन भी हो रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन भी हो रहे हैं। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर वैक्यूम में, एम्प्टी स्पेस में, और मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है वो होती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन बी नॉट, ये होती है। तो इस तरह से अगर मैं निकालूं कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो टोटल जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी। आप देखेंगे कि टोटल एनर्जी डेंसिटी जो होगी U इज इक्वल टू, ये एनर्जी डेंसिटी तो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये हो जाएगी। अब आप देखिए कि अगर आप वैल्यू पुट कर दें E की और B की, E की वैल्यू ये है और B की वैल्यू ये है, ठीक है ना। ये जो E और B हैं ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं और उनकी वैल्यू ये है, ये आप पुट कर दीजिए। तो पुटिंग E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आपको मिलेगा U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर कर देंगे तो E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 1/2
यहाँ पर म्यू नॉट आ जाएगा, बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा। अगर आप एवरेज या मीन वैल्यू निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पर तो लगातार वेरिएशन हो रहा है, तो आप लोग निकालेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी या मीन एनर्जी डेंसिटी, तो आप देखेंगे कि एवरेज वैल्यू या एवरेज एनर्जी डेंसिटी तो U बार इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, क्योंकि E नॉट तो पीक वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट रहती है जो पीक वैल्यू होती है, और फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी मीन वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल, प्लस 1/2 म्यू नॉट, फिर बी नॉट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल बता चुका हूँ आप लोगों को 1/2 होती है, तो हो जाएगा U बार इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा U बार इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट, ये आती है एवरेज वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की। लेकिन आप देखिए कि ये किसकी वजह से है, ये मीन वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये किसकी वजह से है, ये मीन वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यही तो है। और ये दोनों इक्वल होती हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इक्वल होती है। अगर मैं बात करूं इसकी UE, U बार E कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर, ये हुआ। लेकिन आप जानते हैं बट कि E नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, E नॉट कितना हो गया, ये हो गया बी नॉट इंटू सी, ये हो गया। जब पुट करेंगे तो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करी तो कितना हो गया बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। लेकिन आप जानते हो कि सी की वैल्यू कितनी होती है 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप लगाओगे कि बट सी इज इक्वल टू कितना होता है 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन आप लोग जानते हैं। जब ये रिलेशन पुट कर देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा कि म्यू बार E इज इक्वल टू बचेगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट, और ये किसके इक्वल है, ये है U बार M के इक्वल। इससे पता लगता है कि जो जितनी यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से, उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से। इसलिए अगर मैं जो यहाँ पर लिखा हुआ था UE की वैल्यू, U बार E की वैल्यू जहाँ लिखी हुई थी, अगर मैं इसकी जगह इतनी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ या इतनी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू निकल के आ रही है U बार की मीन एनर्जी डेंसिटी की, वो कितनी आएगी। यूजिंग U बार E इज इक्वल टू U बार M, वी हैव कि U बार ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2
म्यू नॉट। ये रिलेशन हमारे पास आता है क्योंकि आप देखिए जितनी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है ये सेम है, इक्वल हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, इसलिए या तो इसका डबल कर दीजिए या इसका डबल कर दीजिए तो आपके पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।